हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है शानदार, जिंदाबाद, जबरदस्त होंगे। बच्चों बहुत दिनों बाद अगर मैं बोलूं एसएससी जीडी की हिंदी में वापसी हो रही है। मैंने अगर कहूं कि यूपी कांस्टेबल में पिछली बार अभी जो 2-3 महीने पहले कराया था एक जीत सीरीज, वहां 30 क्लासेस ली थी और 30 क्लासेस से बच्चों का एक कॉन्फिडेंस आया था कि वो 37 में से 37 हिंदी कर सकते हैं और वो कर पाए। बहुत सारे बच्चे कर पाए और एज इट इज आप देखेंगे कि जो 30 क्लास ली एज इट इज क्वेश्चंस मिले। जीडी में फंसाना यूपी कांस्टेबल के हिसाब उससे बहुत आसान है, बहुत आसान। जीडी उसके मुकाबले आधी भी हिंदी नहीं है, एक चौथाई हिंदी भी नहीं है सच पूछिए तो। लेकिन एसएससी जीडी की हिंदी को इस बार बच्चों ने बहुत गलत किया है और उनका एवरेज स्कोर 15-16 पर अटक गया है 20 में से। आपको याद होगा जब मैं 3-4 साल पहले पढ़ाता था हिंदी, जब मैंने शुरुआत की थी 2021 में, 5 साल हो गए, जब हिंदी पढ़ाना स्टार्ट किया एसएससी जीडी के लिए, तो बच्चों में कॉन्फिडेंस की बड़ी कमी थी और वो कहते थे सर हिंदी छोड़ करके मैथ, रीजनिंग, जीके तो बढ़िया है। लेकिन हिंदी कितने की होगी ये गारंटी नहीं है। लेकिन मैंने बोला कि भाई हिंदी ही आपकी पूरे में से पूरी होगी, ये गारंटी है। और चाहे आप हिंदी भाषी स्टेट से भी हो या ना हो, इससे फर्क नहीं पड़ता। आप हिंदी रोज बोलते हो या ना बोलते हो, इससे भी फर्क नहीं पड़ता। फिर भी हिंदी आप पूरी करके आओगे एग्जाम में। यह विश्वास मैंने आप बच्चों को दिया था और मैंने बोला था कि इंग्लिश, अगर आप इंग्लिश और हिंदी में कंफ्यूज हो कि मुझे इंग्लिश चुनना चाहिए या हिंदी, या आप हिंदी को लेकर के 40% और इंग्लिश को लेकर के 60% श्योर हो, तो भी मैंने बोला कि आप हिंदी चुन लेना एग्जाम में। आप ज्यादा खुश रहोगे, आप ज्यादा अच्छा स्कोर करके आओगे। मुझे 2 ही स्कोर एक्सेप्ट थे बच्चों हिंदी में, या तो 20 में से 19 हो या 20 में से 20 हो, इसके अलावा कोई तीसरा स्कोर नहीं चाहिए। अब जब अग्निवीर जैसी कंडीशन 50% की अप्लाई हो जाती है, तो उस टाइम फिर और जरूरत हो जाती है कि हम अपना पेपर और बेहतर करें, ताकि जो 50,000 वैकेंसीज हैं वो 30-35 हजार ही मानी जाएंगी। अब 30-35 क्यों कह रहा हूं, 25 क्यों नहीं कह रहा, उसका कारण है क्योंकि अभी एक्स सर्विसमैन का जो कोटा आएगा उसमें एक्स सर्विसमैन का भी रहेगा, जो अग्निवीरों का कोटा 50% रहेगा, उसमें ही एक्स सर्विसमैन को रखेंगे। कैसे रखेंगे, या चूंकि अब पहली बार में क्या 25,000 अग्निवीर रिटायर होकर आ भी रहे हैं, क्या हो सकता है वो आ ही नहीं रहे हों, तो अभी जस्ट इस बात में पूरी क्लैरिटी आनी है गृह मंत्रालय की तरफ से। तो अभी हम ये मान सकते हैं कि 50,000 वैकेंसी भैया 30-35 तो हो ही गई हैं। पर इस हिसाब से कोई भी बच्चा तैयारी नहीं करता कि 50,000 आएंगी तो मैं लगूंगा और 35,000 वैकेंसी आएंगी तो मैं नहीं लगूंगा। ऐसा मानते हो क्या? नहीं मानते। ठीक है, तो अभी आपको अपने हौसलों को थोड़ा और ऊर्जा देनी है, ताकि आप ये श्योर हो सकें कि भाई मैं इस बार सिलेक्शन लेकर के ही रहूंगा। मेरा हौसला पहले भी उतना ही बढ़ा हुआ था, मेरा हौसला आज भी उतना ही बढ़ा हुआ है। बहुत सारे बच्चे इस तरफ से मूव आउट कर जाएंगे। मैंने मान लिया कि पहले 50 लाख फॉर्म होते थे, अब 35 लाख फॉर्म आएंगे, ये पक्का है। पर ये जो 15 लाख बच्चे बाहर होंगे, ये भीड़ ही बाहर होगी। ये वो बाहर होंगे जिनका कभी नंबर नहीं आना था, जिनको नंबर की उम्मीद थी, वो आज भी अंदर रहेंगे, उनको आज भी वैसी ही उम्मीद रहेगी। ठीक है, चलिए अब हम शुरू करते हैं आज के हिंदी के पहले प्रैक्टिस सेट को। और मैं 40 प्रैक्टिस सेट लेकर के आया हूं और आज पहला करवा रहा हूं 40। ये क्लास भी होंगी, प्रैक्टिस सेट भी होगा। साथ में हम ये बातें भी करेंगे जो आपके हौसले को डाउन करती हैं। साथ में ये भी बताऊंगा कि भैया हिंदी में और क्या क्या बदलाव हो सकते हैं इस बार, और हिंदी अगर ऐसी आई जैसी इस बार आई है तो फिर क्या आपका होगा, वो सब बातें करेंगे। पहले मैं आपको बता दूं कि आज से सीरीज शुरू हो रही है बच्चों, तो हिंदी की क्लास तो ये 12 बजे आप ले ही रहे हो। अगली क्लास तुरंत इसके बाद 1 बजे से मैथ्स की होनी है, रीजनिंग की 2 बजे से होनी है। राहुल शर्मा सर, दीपक भाटी सर आपके फेवरेट टीचर्स हैं ही। एक जीएस के लिए हम एक और बेहतरीन शिक्षक को अनाउंस करने जा रहा हूं आपके सामने। तो ये जो सर है ना, इनका नाम है विकास मिश्रा सर। शायद मुझे आज नाम बताना पड़ रहा है, पर कुछ समय के बाद
आप इनके नाम से डिमांड करोगे, ये मेरी गारंटी है, क्योंकि जिस तरह से जीएस पढ़ाते हैं वो जबरदस्त तरीका है, जबरदस्त। चलो अब मैं शुरुआत करता हूं बच्चों आपको कुछ चीजें बताने की। देखिए इस बार जो हिंदी को हम बाइफरकेट करें, पूरा तोड़ें, तो कितनी शिफ्ट हुई? 59 शिफ्ट हुई बच्चों। 59 शिफ्टों में 1180 प्रश्न आएंगे हिंदी के, 20-20 प्रश्न हर शिफ्ट में। तो जो पहली, जो बच्चों देखो सबसे ज्यादा जो आया वो आया सर्विस टर्मिनोलॉजी कहेंगे इसको, प्रशासनिक शब्दावली। ये पुलिस शब्दावली है क्या? मैं कहूंगा प्रशासनिक शब्दावली है ये पुलिस शब्दावली नहीं है, प्रशासन के शब्द थे। क्योंकि आप जब नौकरी चाहे सीआईएसएफ में करें चाहे सीआरपीएफ में करें, तो ये जो नौकरी होती है बच्चों, ये प्रशासन के अंडर करे जाने वाली नौकरी है। तो जब प्रशासन के अंडर आप रहोगे तो आपको वहां की टर्मिनोलॉजी, वहां की शब्दावली भी आनी चाहिए। अब क्या होता था कि सीआईएसएफ में बच्चे भर्ती तो हो रहे थे, सीआरपीएफ में भर्ती तो हो रहे थे, लेकिन वहां पर बच्चे बेसिक बेसिक चीजों को भी नहीं जानते थे। जो हिंदी से पढ़ के आया है ना, वो पूरी तरह से हिंदी से होता था। वो लॉ शब्द भी उन्होंने बोल दिया तो लॉ शब्द को भी नहीं पहचान पाते थे, लॉ किस बात के लिए कह रहे हैं। तो उनको परेशानी होती थी इस पे। उन्होंने सोचा कि यार हिंदी हम इतनी पूछते हैं, तो हिंदी तो इनके किसी काम में आती भी नहीं है वैसी। मान लीजिए पर्यायवाची पूछने लगे, विलोम शब्द पूछने लगे, कहीं सर्विस में काम नहीं आती। तो उन्होंने सोचा कि यार इसको शब्दावली को पूछा जाए, जीके काम आ जाएगी यार, जनरल नॉलेज आपको होनी चाहिए, मैथ्स भी थोड़ा बहुत जगह जगह काम आ जाएगा हिसाब लगाने के लिए, रीजनिंग तो आपकी बुद्धि और तर्क को देखने के लिए होती ही है। तो उन्होंने सोचा कि यार हिंदी काम की नहीं है, तो हिंदी को क्यों ना कुछ इस तरह से मोड़ दिया जाए। तो हिंदी को उन्होंने मोड़ ही ऐसे दिया, कुछ अंग्रेजी के शब्द पूछकर, कुछ प्रशासनिक शब्द पूछकर बच्चों हिंदी का पूरी तस्वीर पलट डाली। इस बार जो हिंदी आई वो आप सोचिए कि 59 शिफ्टों में 377 क्वेश्चन, 59 में से 52 शिफ्टों में पूछी गई प्रशासनिक सेवा शब्दावली। अगर मैं 52 शिफ्टों में सोचूं तो ये यहां पर अगर मैं गुणा करूंगा तो 7 सवाल एक शिफ्ट में आ जाएंगे प्रशासनिक के। 52 में 7 की गुणा करो, 5 7 35, 350 बैठता है। तो 7 सवाल एक शिफ्ट के अंदर, केवल इससे तो हिंदी का तो पूरा स्ट्रक्चर ही भाई 20 में से 7 सवाल आप प्रशासनिक सेवा के पूछ रहे हो। यह हुआ इस बार। 58 शिफ्टों में, 58 शिफ्टों में गद्यांश पूछा गया, एक शिफ्ट में गद्यांश नहीं था, ये तो आता ही है पहले से, ठीक है। 46 शिफ्टों में वर्तनी पूछी गई, 136 सवाल वर्तनी के थे। पारिभाषिक शब्दावली, ये आपकी टेक्निकल टर्मिनोलॉजी हो गई, ये 43 शिफ्टों में पूछी गई और 89 सवाल पूछे गए। 43 शिफ्टों में, इसका मतलब हर शिफ्ट में 2-2 सवाल। ये कैसे थे इनको भी बताऊंगा। वाक्य शुद्धि के 63 सवाल मिले। विलोम शब्द, पर्यायवाची, देखिए ना केवल 19 शिफ्टों में पर्यायवाची के क्वेश्चन आए, वो भी एक, किसी में 2। केवल 8 शिफ्टों में रिक्त स्थानों की पूर्ति आई है, किसी में 1, किसी में 2, किसी में 3, इस तरह से पूछे गए हैं। 28 शिफ्टों में वाक्य शुद्धि आई है, बाकी हर शिफ्ट में ये मिला है लगभग। फिर सर ये कौन सी शिफ्ट है? ये वाक्यांश के लिए एक शब्द मुहावरे, जैसे मान लेते हैं 52 शिफ्टें 59 हुई थी, तो 7, बाकी जो 7 शिफ्टें उनमें ये पूछे गए 6-7 शिफ्टों में। कहीं तद्भव तत्सम पूछ लिया, कहीं वाच्य पूछ लिया। अर्थात ये मुहावरे, उपसर्ग, ये वाक्यक्रम, संधि, ये बहुत ही कम पेपर में थे, किसी किसी सेट में थे बस। तो पूरा पेपर तोड़ करके मैं आपको समझा रहा हूं कि भाई क्या क्या पूछा गया था, ठीक है। अब अगर हम बात करते हैं बच्चों आगे कि देखिए क्यों हिंदी को इन्होंने ऐसे क्यों तोड़ा, जीएस को क्यों नहीं तोड़ा, इन्होंने मैथ रीजनिंग को क्यों नहीं ऐसा तोड़ा। बच्चों अगर हम देखें तो मैथ्स का सिलेबस डिफाइन था, जनरल नॉलेज का सिलेबस डिफाइन था, रीजनिंग का सिलेबस डिफाइन था, हिंदी का कोई सिलेबस डिफाइन नहीं था। हिंदी का सिलेबस में क्या लिखते हैं ये, कैंडिडेट्स एबिलिटी टू अंडरस्टैंड बेसिक इंग्लिश और हिंदी, बेसिक इंग्लिश और हिंदी पूछी जाएगी। इतनी एबिलिटी उनके अंदर होनी चाहिए कि वो बेसिक इंग्लिश या हिंदी को समझ सकें। अब बेसिक हिंदी तो समझ जाएंगे बच्चे, पर बेसिक इंग्लिश को नहीं समझते थे, तो उन्होंने हिंदी में इंग्लिश पूछना शुरू कर दिया, 1-2 सवाल। अब आप क्योंकि सर क्या इंग्लिश जिनको आती थी वो उन शब्दों को जानते ही होंगे, नहीं, ये भी गारंटी नहीं है, ठीक है। तो ऐसा भी मत सोचो कि इंग्लिश लेने में फायदा होगा।
तो मैंने आपको सारी चीजें समझाने का प्रयास किया कि ऐसा क्या था। तो अब हम अपने सवालों पे आते हैं, और अब हिंदी ऐसी ही रहने वाली है। अब हिंदी का स्वरूप चेंज नहीं होगा। कभी सोचो कि पहले जैसे मुहावरे विलोम शब्द अब पहले जैसे फिर से कर दिए, तो नहीं होगा, क्योंकि उन्होंने कमजोर कड़ी को ढूंढ लिया है और उनको इससे फायदा होगा। ठीक है, चलो, तो अब हम वैसी ही हिंदी में एक सेट आपको करके दिखा रहा हूं जो एसएससी जीडी में ही पूछा गया है। ये एसएससी जीडी 2026 के पेपर में आया हुआ सेट है, पूरा एक सेट दिखा दे रहा हूं आपको। और कल से जो हमारी पढ़ाई होगी वो कुछ ऐसे होगी कि वो सेट वाइज नहीं होगी, फिर कि हम इन शब्दावली को ही खत्म करेंगे ना, फिर कि भाई ऐसी क्या टर्मिनोलॉजी वो आगे पूछ सकता है, ऐसे क्या और सवाल बना सकता है। इनको तो मैं शामिल कर ही दूंगा बीच बीच में, लेकिन बच्चों बाकी कुछ छोड़ा ही नहीं है ना पेपर में, तो इसलिए हमें इन शब्दों को पढ़ना पड़ेगा अच्छे से। अब बच्चों मैं पहला प्रश्न आपसे पूछ रहा हूं, और आप आंसर ऑप्शन में ABCD लिख के देना। पोल में यहां लगाऊंगा बोर्ड पे, देखो बच्चों, पोल में 30 सेकंड का यहां लगा रहा हूं बोर्ड पे। आपको इनमें से जो लग रहा है ऑप्शन में लिख दो। निम्नलिखित में से शुद्ध शब्द कौन सा है? शाबाश, शाबाश, शाबाश और शाबाश। ये वर्तनी लगभग हर सेट में पूछी गई है, और 2-2, 3-3, 4-4 सवाल भी वर्तनी के आए हैं। तो यहां पे मुझे बताओ, ये 30 सेकंड का मैंने आपको समय दिया था। अब यहां पर देखते हैं कि कितने लोगों ने सही जवाब दिया होगा। ये जो इसमें शाबाश है ना बच्चों, ये कौन सा सही है? आप लोग बताएंगे कौन सा सही है? देखिए, हाँ देखो, ये सब सबास है, ये सबास है, ये शाबाश है, ये शाबाश है। इन दोनों में ही कंफ्यूज होने चाहिए बस आप। अगर इन दोनों में हो रहे हो तो ये आपकी गलती होगी, किसी और की नहीं। इन दोनों में ही होने चाहिए आप कंफ्यूज। तो ये शाबाश अजीब सही लग रहा है, ये वाला शाबाश फिर भी सही लग रहा है। तो ये डी ऑप्शन इज करेक्ट। मैं आपका रिजल्ट दिखा देता हूं कितने लोगों ने सही किया। ये आज ऐसा लगा के हमने भी सर्च किया तो 293 बच्चों ने वोट किया है। क्या जो ऑप्शन लिखे थे ना आपने डी डी, ये उनको फेच करता है बस। तो 293 बच्चों ने, यानी 83.5% बच्चों ने डी ऑप्शन दिया। और सबसे जल्दी जिन्होंने दिया उनके नाम ये यहां दे देता है, जिसने सबसे कम समय में दिया। ठीक है, यहां पर भी नाम आएगा आपकी आईडी का। चलो, ये तो बहुत अच्छी बात है। ठीक है भाई, अब हम फिर से आते हैं अगले सवाल पर। तो ये देखो बच्चों, यहां जो वर्तनी भी आएगी ना वो बहुत आसान आएगी। मतलब ऐसा आएगी आप देखते ही करने, थोड़ा सा पढ़ा करो सवाल को कि शब्द क्या होता है, उससे आपको क्लैरिटी आएगी। चलो तो भाई हम स्टार्ट कर देते हैं फिर से पोल। देखो, निम्न में से शुद्ध शब्द कौन सा है? इनमें आप देखना और कोशिश करना इस बार सही देने की। शोचनीय, सोचनीय, शोचनीय, सोचनीय। अब देखो, निय बोलते हैं हम, तो निय में मतलब ये आएगा। ये थोड़ा वर्तनी शुद्ध करने का तरीका बता रहा हूं बच्चों मैं आपको। आप इसको बोल करके देखा करो, तब आपको क्लैरिटी आएगी। निय, निय, ये वाला निय तो होता ही नहीं है बच्चों। तो निय दो ही सही हैं, ऊपर वाले दोनों, तो ये ऑप्शन तो बिल्कुल नहीं होंगे। अब शोचनीय और सोचनीय, अब देखो बहुत सही होता है कि भाई अगर हम सोच लिखते हैं तो ये लिखते हैं, सोच लिखते हैं तो ये लिखते हैं, तो बहुत सारा बच्चा केवल यही लगा देगा सोचनीय, है ना। बी लगाओगे ना आप, पर ये जो उत्तर है ना इसका, वो बी नहीं है, ए है। ये सोचनीय होता है बच्चों। ठीक है, अब देखो बी लग रहा है आपका, और बी कितनों ने दिया है अगर मैं आपको दिखाने लग जाऊं। एक बार यार इसको डाल के भी चेक करना एक बार, है। एसएससी ने जो माना है मैं उसी को बता रहा हूं बच्चों। और ये देखिए 68% बच्चा ये कह रहा था ये वाला होगा, और मात्र 16% बच्चा कह रहा था कि ये वाला होगा। क्योंकि आपने ना सोच से बनाया इस शब्द को, सोचनी है, इसलिए गलती हुई है। तो कई बार कुछ शब्द ऐसे होंगे जो हमें याद रखने ही पड़ते हैं। भैया सोच आता है तो ऐसे लिखते हैं, सोच नहीं आता है तो ऐसा लिखते हैं, इसलिए उन्होंने आपसे गलत करवा दिया। तो आगे अब आपको सोचनी है, याद रहेगा। बहुत सारे बच्चे एग्जाम में भी इसको गलत करके आए थे। ठीक है, अब देखो निम्नलिखित में से वाक्य के शुद्ध रूप का चयन करिए। देखते हैं कितने लोग इसका सही
उत्तर दे पाएंगे। निम्नलिखित में से वाक्य के शुद्ध रूप का चयन। अगर मैं देखूं यहां पढ़ करके कि नगर की सारी जनसंख्या भूखी है, नगर की सारी जनसंख्या भूखी है, नगर की सारी जनसंख्या, जनता, जनसंख्या भूखी थोड़ी लगाएंगे भाई, नगर की सारी जनता भूखी है, नगर की सारी जनता भूखी है। हां ये बात तो सही लग रही है, नगर की सारी जनता भूखी है, नगर का सारी जनता ये गलत लग रहा है। देखो नगर का सारी, नगर की सारी होना चाहिए, नगर का सारी का क्या मतलब है, नगर के सारी जनसंख्या भूखी है। अब नगर के सारी कैसे हो सकती है, नगर की सारी, बोल करके देखो सेंटेंस को, आपको खुद समझ में आ जाएगा। नगर की सारी जनता भूखी है, जनसंख्या वर्ड जनसंख्या थोड़ी बोलेंगे, जनता ही तो बोलेंगे। तो नगर की सारी जनता भूखी है, तो बी ऑप्शन हमारा करेक्ट है। हम रिजल्ट भी देख लेते हैं। आप 79.6% बच्चों ने इस सवाल का सही उत्तर दिया है। भाई इतना गलत क्यों कर रहे हो यार। देखो इस बच्चे ने तो अंशिका सिंह है, मात्र 11 सेकंड में उत्तर दे डाला, मात्र 11 सेकंड में। ठीक है, 0.11 सेकंड, 11 सेकंड नहीं, 1 सेकंड से कम में, सॉरी, फटाक से ऐसे भी आता है उत्तर। चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, और अगला पोल लगा देते हैं। अगला पोल देखिए, क्वेश्चन क्या है कि निम्नलिखित में से कौन सा अदालती बयान, देखो ये है वो प्रशासनिक शब्दावली या न्यायिक शब्दावली या प्रशासनिक शब्दावली ही इनको बोलिए, न्यायिक शब्दावली कुछ नहीं होता। अदालती बयान का सही तकनीक शब्द क्या है। अदालती बयान ये बहुत ही बच्चों एक अलग लेवल का क्वेश्चन है, और इसी को बच्चा बोल रहे थे कि हिंदी में अंग्रेजी पूछ ली, हिंदी में इंग्लिश पूछ डाली, तो ये वो सवाल थे ऐसे। और ये क्वेश्चन मैं मानूंगा अगर आपने कुछ भी न्यायालय से संबंधित कोई जानकारी नहीं है तो ये क्वेश्चन आपके लिए मुश्किल भी है। ये अदालती बयान पहली बात तो कहते किसको हैं। अदालती बयान वो होता है जब आपसे कोई शपथ लिवा ली हो, और शपथ लेने के बाद जो आप बयान दो, गवाह का जो बयान होता है उसको अदालती बयान कहते हैं। एक होता है स्टेटमेंट, बच्चों स्टेटमेंट तो होता है पुलिस के सामने भी किसी ने कोई स्टेटमेंट दे दिया, वो स्टेटमेंट है, वो कथन है आपका कि मैंने स्टेटमेंट दिया, इसने मेरे भाई को मारा, मर्डर किया, मैंने देखा, ये स्टेटमेंट है। लेकिन अगर आपने वहां जाकर के गीता पे हाथ रख के कसम खाई है और फिर बोली जो कहूंगा सच कहूंगा, और फिर आपने बोल दिया, तो वो जो है वो अदालती बयान है। उस अदालती बयान को हम बोलते हैं डिपोजिशन। आपने सही पोजीशन दे दी उसको, है ना, तो डिपोजिशन, तो डिपोजिशन यानी ए ऑप्शन। और अगर मैं 100 रिजल्ट देखूं तो बहुत कम बच्चों का है, तो 17.7, क्योंकि अभी भी बच्चे स्टेटमेंट को ही कह रहे हैं। 71% बच्चा कहता है स्टेटमेंट बोलते हैं उसको, नहीं, स्टेटमेंट बोलते हैं अगर आपने कोई सामान्य वक्तव्य भी बोला है और पुलिस के सामने जाकर के गवाही दी है, अदालत में अगर गवाही दे दी तो डिपोजिशन कहलाएगी। क्लियर, दोनों में बहुत अंतर है और बहुत कम बच्चों ने इसका उत्तर सही किया है। तो और जिनकी ये शिफ्ट होगी उन्होंने भी गलत किया होगा इसको। चलो आगे आओ, नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला सवाल। चलो भाई, सुरक्षा कर्मियों को किस दस्तावेज से छुट्टी मिलती है। ये देखो, मुझे ऐसा लगता है इस सवाल का आंसर सभी बच्चों को सही कर देना चाहिए, और इसको कोई भी सही करके आएगा एग्जाम में। सुरक्षा कर्मियों को किस दस्तावेज से छुट्टी मिलती है। नियुक्ति पत्र, सेवा प्रमाण। क्या नियुक्ति पत्र से छुट्टी मिल सकती है। यार देखो ना कैसे सवाल के ऑप्शन देता है, और ये केवल एसएससी जीडी में संभव है, और कहीं इतने आसान ऑप्शन नहीं मिलेंगे आपको। सेवा प्रमाण, सेवा प्रमाण होता है कि सर्विस का सर्टिफिकेट, जब एक्स सर्विसमैन रिटायर होकर आता है उसको सर्टिफिकेट जो मिलता है वो है सेवा प्रमाण। नियुक्ति वो जब आपको ज्वाइनिंग लेटर मिलेगा वो नियुक्ति पत्र है। हमें तो सुरक्षा कर्मियों की दस्तावेज से छुट्टी बताओ, छुट्टी किससे मिलेगी। अब आपका पुरस्कार पत्र ये भी नहीं हो सकता, फिर तो एक ही ऑप्शन बच गया ना, छुट्टी स्वीकृति पत्र, लीव अप्रूवल लेटर। अब देखो इससे आसान कोई मिल सकता है क्या। और अगर हम देखें तो सी ऑप्शन। अब देखता हूं कितने लोगों ने दिया। हाँ, इस बार थोड़ा सा मजा आया
84.8% बच्चों ने, बच्चों ये पोल पता कहां से ले रहा है, ये आपके उत्तर ये फैच कर रहा है, जो भी आप ऑप्शन में लिख लिख करके दे रहे हो इसको, ये वहां से लिख रहा है। जैसे ऑप्शन में लिखते हो आप सी सी सी, तो सी ये अपने आप ले रहा है, ये ऐसे कनेक्ट कर दिया है यूट्यूब से। चलो क्लियर हो गया। अब मैं अगले सवाल पे आ जाऊं क्या? अगला सवाल हमारा क्या कहता है, अब इसको देखो आप। तो मैं आपको वो अप्रोच सिखाने आया हूं बच्चों, जिससे अगर नया सवाल भी आएगा तो आपको सोचना कैसे है उसको। और ये पूरा एक पेपर करा रहा हूं, और आज देखना आपके 20 में से कितने आएंगे। मैं 20 ही क्वेश्चन करा के जाऊंगा आज, और फिर कल से हम जो करेंगे अपने मार्क्स बढ़ाने की प्रक्रिया को चालू करेंगे। आज मैं जस्ट दिखाने आया हूं आपको पेपर कैसा आने लगा है, ठीक है। तो किसी सुरक्षा कर्मी को दी गई सरकारी पहचान को क्या कहते हैं? किसी सुरक्षा कर्मी को दी गई सरकारी पहचान को। अब आप ये उत्तर खुद बना दोगे। अगर आपके सामने नया भी सवाल है तब भी आप ऑप्शन देखोगे और उत्तर सही लगाओगे। बैज, बैज तो यार ये होते हैं ना जो यहां पर लगाए जाते हैं, स्टार लगते हैं, या यहां पर एक बैज लगता है हवलदारों को, उसको बैज बोलते हैं। तो वो बैज तो हम नहीं कह सकते कि सुरक्षाकर्मी की वो पहचान है, नहीं है। आदेश, आदेश कैसे पहचान हो सकती है सरकारी पहचान उसकी? सेवा पुस्तिका, ये तो सर्विस बुक है, इससे उसकी कैसे पहचान होगी? बस सीधी सी बात है, पहचान पत्र हर किसी को दिया जाता है, आइडेंटिटी कार्ड। आइडेंटिटी कार्ड होता है जो उसकी पहचान कराता है, वही सरकारी पहचान है उसकी। सरकारी पहचान है उसका आईडी कार्ड, ये स्पष्ट बात है। और यहां पर हम कहेंगे डी ऑप्शन है, और डी ऑप्शन कितने लोगों ने लगाया? मात्र 49.5% लोगों ने ये उत्तर दिया है, और बाकी ने बैज दिया है। बैज आपकी सरकारी पहचान कैसे हो सकती है? आप ये पता लग जाएगा अगर ये बैज लगा दिया है। देखिए पहचान क्या होती है कि ये बैज केवल इस अंकित भाटी को लग सकता है और किसी को नहीं लग सकता। आप तो देखते हो, मान लो 3 स्टार है, 3 स्टार से समझ जाता हूं, क्या 3 स्टार केवल अंकित भाटी को मिले होंगे? वो तो बहुत सारों को मिले होंगे, तो उससे कैसे पहचान होगी? पहचान, बैज तो आपका स्टार और आपकी फीत जो होती है उनको कहते हैं बैज। वो कैसे पहचान हो सकती है? जो 37% बच्चे इस बैज को बोल रहे हैं। ऐसे सोचा करो, थोड़ा सा समझ में आई ना बात? तो अगर आप ऑप्शन को थोड़ा गौर से समझ लेते तो ये हिंदी का पेपर सेट जो मुश्किल लग रहा था देखने में, वो आसान हो जाता। ऐसे ही सोचना पड़ता है, ठीक है। अगले सवाल पे आता हूं मैं। अगला सवाल ये रहा, अब आप ऑप्शन लगाना सही सही। जब कोई कर्मी अपने वरिष्ठ को कार्य की जानकारी देता है, मैं पेपर दिखा रहा हूं कैसा आने लगा है हिंदी का। जब कोई कर्मी अपने वरिष्ठ को कार्य की जानकारी देता है तो वह क्या कर रहा होता है? अपने काम की जानकारी अगर कोई देता है, ये हिंदी आई है ऐसी एसएससी में, देख रहे हो आप। पर ये मुश्किल नहीं है, थोड़ा समझना है कि भाई कोई कर्मी है, जैसे मैं कल को कर्मी बनूंगा तो मैं अपने काम की जानकारी दूं किसी को, अपने अफसर को दूंगा, तो उस काम वह क्या कर रहा होता है, उसको क्या बोलते हैं? आदेश कर रहा होता है वो? नहीं यार, अपने काम की जानकारी आदेश कर रहा है क्या? गश्त कर रहा है। गश्त क्या होती है? गश्त तो जैसे रात में कोई आ ना जाए यहां पर, जैसे बहुत सारे सेना की टुकड़ी सो रही है और रात में उनकी चौकीदारी करना कि भाई कोई आ ना जाए और इन पे आकर के हमला ना कर दे, तो गश्त जो लगाते हैं, चौकीदारी जो होती है, वो गश्त है ना। रिपोर्टिंग और अवकाश, अवकाश तो छुट्टी है, ये रिपोर्टिंग। हाँ भाई, आप उनको जाकर रिपोर्ट करिए। रिपोर्टिंग ऑफिसर आपने सुना होगा, तो रिपोर्ट करना, तो यानी मैं अपने नेक्स्ट ऑफिसर को रिपोर्ट करता हूं, तो वो वाली जो चीज है, तो मैं सी में अगर दिखाऊं तो 70% बच्चों ने सही उत्तर दिया है। पर बाकी सही क्यों नहीं दे रहे हो? 17% बोलते हैं आदेश है वो। अरे कोई वरिष्ठ को, हाँ मैं मानता हूं, सीनियर को कार्य की जानकारी दे रहा हूं, तो मैं क्या उसको आदेश दे रहा हूं? आप कह रहे हो आदेश है। मैं अपने काम की जानकारी देने जा रहा हूं, क्या मैं अपने सीनियर को आदेश देने जा रहा हूं? आप सोचो तो सही। मैं आदेश दूंगा, मैं रिपोर्ट करने जा रहा हूं अपने काम को उनको, कि मेरे काम की ये रिपोर्ट है, वो रिपोर्टिंग कहलाती है। ऐसे समझा करो, ठीक है बच्चों। अभी अग्निवीर पे मैं आपको फिर बोल रहा हूं, अग्निवीर का क्लियर डिसीजन नहीं है वो।
अग्निवीर का ये डिसीजन चेंज होगा, इसका कारण भी यह है कि अभी अग्निवीरों को 50% परमानेंट करने की बात चल रही है। अगर उनको वहां 50% किया गया तो यहां पर डेफिनेटली 20% पे ये लोग आएंगे, डेफिनेटली। और 20 से आप रोक नहीं सकते इनको, उससे कम पे नहीं जाएंगे, ठीक है, क्योंकि ये पुलिस वुलिस सब जगह तो 20 कर चुके हैं। तो इसलिए ये सब चीजें अभी, और ऐसा नहीं है केवल वो जीडी में, अब यूपी पुलिस की वैकेंसी आएंगी वहां भी अग्निवीर के लिए 20% फिक्स रहेगा, दिल्ली पुलिस की आएंगी 20% फिक्स रहेगा। हाँ, एसएससी जीडी में वो 50% उनके लिए कर दिया गया, लेकिन ये चेंज होगा, क्योंकि अगर अग्निपथ योजना चेंज हुई, 50% 70% वो परमानेंट हुए, तो निश्चित तौर पे इस पे बदलाव आना है। तो इसलिए बहुत घबराने की आवश्यकता अभी उस नियम पे नहीं है। अभी थोड़ा सा वेट करो, सितंबर से पहले इसकी स्थिति क्लियर हो जाएगी। अगस्त इसके लिए बड़ा क्रूशियल टाइम है, ठीक है। चलो आगे बढ़े, नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला पोल फिर से लगा देता हूं इस क्वेश्चन पे पोल। देखिए, सुरक्षा निर्देशों का पालन क्यों आवश्यक है? सुरक्षा निर्देशों का पालन क्यों आवश्यक है? खतरे से बचाव के लिए, मजे के लिए, समय बिताने के लिए, मनोरंजन के लिए। अब बताओ ये क्वेश्चन क्यों बनाया होगा उन्होंने? ये इसलिए बनाया होगा यार, अब पूछा, जब ट्रेनिंग पर आप लोग जाओगे और वहां पूछते हैं यार ये जो सिक्योरिटी इंस्ट्रक्शंस लगे हुए हैं बोर्ड पर, ये क्या है? किसी सीनियर ने पूछा होगा बच्चों से, ये क्यों लगाए जाते हैं? तो उसने दे दिया, बस ऐसे ही मजे में लगा दिए होंगे। वहां से आए हैं क्वेश्चन। अजी सिक्योरिटी इंस्ट्रक्शन क्या होते हैं जी? यही नहीं पता हमें तो। अरे भैया, सुरक्षा निर्देश होते हैं। अब ये लगाए क्यों जाते हैं, क्यों आवश्यक है, ऐसा क्वेश्चन वहां से जनरेट होता है उनके दिमाग में। अब आप देखो, खतरे से बचाव के लिए लगाए गए होंगे, मजे के लिए लगाए गए होंगे, जैसे मजे का उत्तर दे दिया आपने। समय बिताने के लिए लगाएगा क्या कोई? मनोरंजन के लिए लगाएगा क्या उनको? तो एक ही ऑप्शन सही है इसमें, तो साफ साफ दिख रहा है। तो अगर आप गौर से इसको पढ़ते तो क्या ये उत्तर सही नहीं हो जाता? और ऐसी चीजों को कोई पढ़ाएगा क्या? ऐसी तो कितनी चीजें पढ़ा लो, पता नहीं फिर कौन सी पूछ लेगा। तो ये सवाल कॉमन सेंस से सही करने के होते हैं। तो हिंदी कॉमन सेंस पर आधारित पूछ ली इस बार, और वो पूछ सकता है। देखो कितने बढ़िया बच्चों का कॉमन सेंस काम कर गया यहां। 95.5% बच्चा कहता है बिल्कुल सही, ए ऑप्शन, ये कॉमन सेंस है। और देखो कितने 0.6 सेकेंड में उत्तर कर दिया। लड़कियां ज्यादा तेज कर रही हैं, ये भी लड़की है। नेक्स्ट, सक्रिय निगरानी का तात्पर्य, ये भी मैं कहूंगा, देखो क्वेश्चन एकदम नया है, लेकिन ये आप ऑप्शन देख के सही कर जाओगे। ऐसे क्वेश्चनों को कोई बिना ऑप्शन के पूछने लगे, कोई भी नहीं कर पाएगा। हो सकता है मैं भी सोचने लग जाऊं, लेकिन जब मैं ऑप्शन देखूंगा फटाक से उत्तर आ जाएगा। ये कोई इनको रट के नहीं आ सकता इन सवालों को। सवाल ऐसे है, सक्रिय निगरानी, ये वहां यूज होते हैं फोर्स में, जब जाओगे तो पता लगेगा। सक्रिय निगरानी क्या है? निगरानी बनाए रखना, सक्रिय यानी एक्टिव रहना। तो आराम करने वाली बात तो यहां हो ही नहीं सकती। टीवी देखना, सो जाना, तो भैया ये भी अगर किसी ने गलत किया तो इसका मतलब फिर वो भर्ती होने लायक तो नहीं है। लगातार निगरानी रखना कितना आसान है। तो 9 का डी करेक्ट है, लगा दें, लॉक कर दें। देखो कितने का आया है, लग जा भाई। अच्छा, ये तो तभी जब पूरा होगा ना टाइम तभी लगता है हाँ उत्तर। ये लो 96, वेरी गुड वेरी गुड। 96% बच्चों ने एकदम सही दिया है इसका उत्तर, 96%। गजब, 100% दे सको कभी, दे सको। यूपी पुलिस वाले तो नहीं दे पाए थे। मैं सोच रहा हूं तुमसे ही ले लूं, 100 भी कर सकते हो। ये देखो बच्चों, सवाल है, देखो आज की क्लास से हम क्या सीखेंगे? हम सीखेंगे आज की क्लास से कि देखो हिंदी मुश्किल नहीं थी और ना वो मुश्किल आगे कभी भी लगेगी, बस उसको थोड़ा सा समझने की बात थी। जिसने समझ के किया उसका उत्तर एकदम फिट आया। अवरोधक, बैरिकेड का प्रयोग कब किया जाता है? बैरिकेड जानते हो? अवरोधक हिंदी मुश्किल है उसकी, लेकिन अंग्रेजी में सबने सुना होगा जब पुलिस बैरिकेडिंग कर देती है,
आगे बैरिकेडिंग लोहे के लगा देती है ना। अभी आपने जंतर मंतर पे धरना देखा तो बैरिकेडिंग की कर रखी थी पुलिस ने, पीले 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 लोहे के, फिर उनको कूद करके मंत्री नेता सब गए। तो वो जो अवरोधक है या बैरिकेड है उसका प्रयोग कब किया जाता है बताओ? खेल प्रतियोगिता में? नहीं नहीं, रास्ता रोकने या दिशा निर्देश देने के लिए। सजावट में सजाने के लिए लगाते हैं क्या रोड पे? उनको प्रकाश बढ़ाने के लिए लगाते हैं क्या? अब बताओ इस सवाल को कोई पढ़ाएगा क्या? ये कॉमन सेंस से सही करना है। तो जिसने किया कॉमन सेंस से उसकी हिंदी पूरी है, इस बार भी है 20 में से 20। अब देखो बी ऑप्शन, यहां अगर मैं बात करता हूं और मैं 100 रिजल्ट करता हूं तो 92% बच्चे तो करते हैं उत्तर इसका ये, लेकिन 3.6 कहते हैं खेल प्रतियोगिताओं में करते हैं उसका प्रयोग। भाई वो रास्ता रोकने के लिए कर रखा है अगर उसका प्रयोग। देखो बैरिकेडिंग कहां करते हैं? रोड पे ही तो करते हैं, कहीं और करते हैं क्या? खेल प्रतियोगिता में हाँ भैया, रोड अगर खेल के लिए भी रोकना पड़ा तो करेंगे, रोड अगर किसी और चीज के लिए भी ब्लॉक करना पड़ा तो करेंगे। जैसे धरने के लिए किया तो वो भी करना पड़ा, वो खेल के लिए ही थोड़ी है स्पेशली, है ना? तो ऐसा मत सोचा करो। अब कोई सोचता होगा मैं क्रिकेट का मैदान में गया था क्रिकेट देखने, वहां कर रखी थी बैरिकेडिंग, तो खेल के लिए नहीं, ऐसा तो वो करते ही हैं। कोई कहेगा मैं धरने के लिए गया था तो यहां धरने का ऑप्शन आता तो आप उसको टिक कर आओगे, फिर तो नहीं, रास्ता रोकने के लिए, दूसरी दिशा में भेजने के लिए करते हैं, ये है काम। आई बात समझ में? आ तो जाती है तुम्हारी समझ में, पर थोड़ा लेट आती है। तो थोड़ा कॉमन सेंस यूज करोगे तो सवाल बनने लग जाएंगे अपने आप। अगला देखो, ऑप्शन देना लिख करके ए बी सी डी जो देते हो तो ये कैच करता है उसको। ऐसा ऐप लिया है तुम्हारे लिए। विस्फोटक पदार्थ से क्या खतरा होता है? विस्फोटक, विस्फोट समझते हो? बम छूटता जो, बुम, वही विस्फोटक पदार्थ। इससे क्या खतरा होता है? जान माल की हानि होती है? खुद बताना। कॉमन सेंस का सवाल है, कोई बताने नहीं आएगा इस सवाल को आपको, ना कोई कराएगा। जान माल की हानि, बिजली की कटौती, भोजन की बर्बादी, ध्वनि प्रदूषण। देखते हैं कितने बच्चे इसका ऑप्शन लगाते हैं। ए बी सी डी ऑप्शन में लिख दो बच्चों अगर लगता है। विस्फोटक पदार्थ से क्या खतरा होता है? क्या बिजली की कटौती हो जाएगी? क्या भोजन की बर्बादी है? अरे कुछ मतलब भी है भाई इन सवाल, इन ऑप्शन से। ध्वनि प्रदूषण, क्या खतरा? ध्वनि प्रदूषण तो बहुत सारी चीजों से होता है भाई। विस्फोटक पदार्थ से ये अगर केवल यही खतरा होता ध्वनि प्रदूषण, फिर तो बसों के हॉर्न भी रोक दो, गाड़ियों के हॉर्न भी रोक दो। केवल ध्वनि प्रदूषण तो उनसे भी है, विस्फोटक पदार्थ से जो असली खतरा है वो जान माल की हानि का है, केवल ध्वनि प्रदूषण नहीं है। ध्वनि प्रदूषण से कौन डरता है भाई? ठीक है, तो हम कहेंगे ए ऑप्शन। कितने लोगों ने लगाया? अरे यार तुम लोग भी ना, मतलब 73% देख करके मुझे ऐसा लग रहा है क्या कर रहे हो आप लोग, क्या कर रहे हो? उसका पोल लगवा दें क्या जो आप वहां लगाते हो? उसका अच्छा लगेगा आपको, इसको हटाते हैं यार, मुझे मजा नहीं आ रहा इसमें, है ना? वहां पोल करोगे आप असली। ये वाले एबीसीडी लिखते लिखते आपके हाथ दुख गए होंगे। मैं सोच रहा था कि यहां नाम वाम आ जाता आपका, मजे आएंगे आपके। चलो वही लगवाते हैं फिर, वहां टिक आप अच्छा करोगे। नीचे दिए गए शब्द की सही पारिभाषिक शब्दावली क्या होगी? अब मुझे लगता है कि इतनी अंग्रेजी सबको जाननी चाहिए। ये वहां आम बोलचाल की भाषा में फौज में ये यूज किया जाता है। ओबीडियंस, डिसओबीडियंस ऐसे यूज करते हैं। ओबीडियंस, ओबीडियंस आपने लगाया होगा, योर ओबीडेंट। एप्लीकेशन लिखते हैं अंग्रेजी में तो योर्स ओबीडेंट आपने सुना होगा। तो ओबीडेंट का मतलब क्या होता है? वही ओबीडियंस है, आज्ञा पालन, अनाज्ञाकारिता। आज्ञा का जो पालन ना करे उसको अनाज्ञाकारिता कहते हैं। अवहेलना, जो ऑर्डर ना माने, जैसे कहते हैं कोर्ट की अवहेलना, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट, कि कोर्ट का ऑर्डर नहीं माना, उसको कहते हैं आज्ञा की अवहेलना। ठीक है, अवहेलना, ना मानना, ये दोनों एक सी चीजें हैं, सेम। आरोप, अब किसी पे आरोप लगाना,
तो ये ओबीडियंस का मतलब तो एक ही हो सकता है, वो है आज्ञा का पालन। कितने लोगों ने इस बार उत्तर दिया? अब लग रहा है यार, अब देखो पोलिंग अब 9,000 पे पहुंच गई। वहां देख रहे थे 1,000 बच्चा का उत्तर आ रहा था, या तो वो ऐप ही सही से नहीं ले पा रहा था, नया नया ऐप था। यहां अगर हम पोलिंग करवा रहे हैं तो 10,000 बच्चे पोल कर दे रहे हैं यार, है ना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। अब बच्चों देखो, इस बार गद्यांश भी पूछा गया, तो कैसा पूछा गया वो देखो। एसएससी जीडी की आवाज भी उठेगी, दब नहीं सकती बच्चों, और अगर कोई उठाएगा तो सबसे पहले हम होंगे, उसकी चिंता मत करिए। अभी आपको कोई कुछ भी कह रहा है उस पर आप भरोसा अभी मत करिए। मैं आपको कह रहा हूं कि सही टाइम आएगा तो वो उठेगी, और अगर मैं कुछ भी आपसे अब करवाऊंगा तो मैं आपके समय की बर्बादी कर रहा हूं, मैं निश्चित तौर पे कह रहा हूं, क्योंकि अभी कुछ भी नहीं हो सकता, अभी कुछ भी नहीं हो सकता। क्योंकि आप सोचो ना, आरपीएफ में तो प्रूफ भी था कि यार इतने सारे बच्चे हैं, जो पिछली बार आपने 165 से हाइट करके 170 कर दी, कुछ हुआ? कुछ भी नहीं माना। आप एसएससीजीडी में सोचो कि जिसका अभी वो सिर्फ अपनी प्रक्रिया में है, क्योंकि सेम आरपीएफ का केस था, अभी वो प्रक्रिया में था, खूब उठाया मुद्दा, खूब ट्विटर कैंपेन चलवाए, कोर्ट केस लड़ रहा हूं उसके लिए। पर कोर्ट में भी हमारे पास वहां तो फिर भी था कि यार 165, अब तक तुम्हारी फोर्स में 165 हाइट चलती थी और अब 170 कर दी, ऐसा क्या मजबूरियां आ गई? अब वो 165 वाला बच्चा कैसे तैयारी कर पाएगा? पहले आपको 165 की हाइट की जरूरत थी, अब 170 की कैसे जरूरत हो जाएगी? आप एज कैसे घटा सकते हो? पहले कम एज, तो वो वाली केस में भी जज साहब बहुत इंटरेस्ट नहीं दिखा रहे हैं उसमें। सोचो इसको लेकर के भी जाएं तो इसमें आपको लगता है कुछ भी इंटरेस्ट दिखाएंगे? अभी तो पता ही नहीं है कौन सी पार्टी इफेक्ट हो रही है, एक्चुअली में आया भी है वो कानून, नहीं आया है, इंप्लीमेंट हुआ है नहीं हुआ है, तो वो सारी चीजें अभी बहुत दूर की चीजें हैं, वो बहुत लंबी लड़ाई है, उस पर उठेगी आवाज, निश्चिंत रहिए आप। एसएससी पर अगर जहां जरूरत होगी वहां चीजें होंगी, लेकिन मैं फालतू में आपका टाइम बर्बाद नहीं करूंगा, और उससे फिर एक आपको एक झूठी आस भी हो जाती है कि हां कुछ होगा। बस दैट्स इट, ठीक है, इतना ही बताऊंगा। चलिए बच्चों, अभी फिलहाल आप ये सोच करके तैयारी करिए कि ठीक है 50,000 वैकेंसी। अब देखो, जब अग्निवीर को इसमें शामिल किया जाएगा तो निश्चित तौर पर वैकेंसी बढ़ करके आएंगी, निश्चित तौर पे, क्योंकि उनको यह भी दिखाना है कि उन बच्चों को भी नहीं छेड़ना है हमें, जो ओपन भर्ती से देखते हैं उनको भी नाराज नहीं करना है। तो इस बार वो हो सकता है कि 60-70 हजार वैकेंसीज लेकर के चले शुरुआत में, तो कुछ को अग्निवीर को दे दें और फिर बोले कि देखो अग्निवीर की वैकेंसी और ये भी हमने दोनों में इंपैक्ट नहीं किया। आने वाले सालों में क्या इंपैक्ट होगा नहीं पता, लेकिन पहली बार में वो प्रयास ये करेंगे अगर ऐसा किया भी तो, ठीक है। तो मैं तो फिर भी कह रहा हूं भैया 50 आई तो आप 35 मान के चलिए, आप 35 के हिसाब से तैयारी करिए ना, तो वो आपको करना पड़ेगा। आंतरिक सुरक्षा में सूचना का वर्गीकरण अत्यंत आवश्यक होता है। देखिए यह है गद्यांश, और गद्यांश से फटाफट, आंतरिक सुरक्षा में सूचना का वर्गीकरण अत्यंत आवश्यक होता है। सभी सूचनाएं समान महत्व की नहीं होती, सभी सूचनाएं समान महत्व की नहीं होती। आंतरिक सुरक्षा, देखो फिर से समझने की कोशिश करो, गद्यांश का अर्थ समझने की कोशिश किया करो कि मुझे बार बार ना पढ़ना पड़े। वो फिर पढ़ता हूं, आंतरिक सुरक्षा, आप इंटरनल सिक्योरिटी में सूचना का वर्गीकरण, सूचना का वर्गीकरण मतलब वो विस्तार अत्यंत आवश्यक है कि सूचना आई आंतरिक सुरक्षा में, आई सूचना कि भाई वहां से आतंकवादी घुसने वाले हैं। अब ये देख रहे हैं कि फॉल्स थ्रेट है, रियल थ्रेट है, इस पे हमें कितना जोर देना चाहिए, कितना फोर्स लगा देना चाहिए, वरना ऐसा कोई वैसे भी लिख के मजाक भी कर सकता है। तो वैसी चीज के लिए तो अब बता रहा है कि सभी सूचनाओं का समान महत्व की नहीं होती, कुछ सूचनाएं छोड़ देनी भी पड़ती हैं, सब समान महत्व की नहीं होती। इसलिए उनकी प्रकृति और विश्वसनीयता के आधार पर अलग अलग स्तर पर तय किए जाने चाहिए, तय किए जाते हैं, अलग अलग तय किए जाते हैं कि भैया इसकी विश्वसनीयता कितनी है, इसकी प्रकृति क्या है। प्रकृति मतलब थ्रेट लोगों की जान को है, या ऐसा है कि मैं उस जगह को कब्जा करना चाहता हूं,
तो फिर वो थोड़ी सी कम प्रकृति की हो जाएगी, लोगों की जान की थ्रेट थोड़ी हाई सिक्योरिटी की हो जाएगी। तो वैसा उसको बाइफरकेट करते हैं, सूचना को वर्गीकरण करते हैं ऐसे कि प्रकृति क्या है और विश्वसनीयता क्या है, कि कौन इसको दे रहा है, कि किसी वैसे की राह चलता कोई पागल आदमी तो नहीं है जिसने ये लिख करके लेटर डाल दिया कि भैया ये ऐसे इंटरनल सिक्योरिटी टाइट कर लो, वो आ रहे हैं, है ना। विश्वसनीयता के आधार पर अलग अलग स्तर तय किए जाते हैं। इससे निर्णय प्रक्रिया, जो डिसीजन मेकिंग होगी आगे कि हाँ भाई ऐसी सूचना आई है, अब इस पर डिसीजन क्या लेना है, तो निर्णय प्रक्रिया अधिक व्यवस्थित बनती है। अगर इस सूचना को देख लिया जाए कौन दे रहा है, क्या उसके खतरे हैं, उन सब का जब अंदाजा लगाया जाता है तब एक निर्णय सही लिया जाता है। समझ में आई? ये पूरा गद्यांश ये है। गद्यांश 3 लाइन का, लेकिन थोड़ा समझने वाला है। सूचना का वर्गीकरण क्यों आवश्यक बताया गया है, अब आप खुद सोचना। प्रचार के लिए, कोई प्रचार प्रसार कर रहा है, यहां व्यवस्था के लिए, संगठन के लिए, निर्णय प्रक्रिया को व्यवस्थित बनाने के लिए। साफ साफ बोला है, इससे जब इसका वर्गीकरण होता है तो इससे निर्णय प्रक्रिया अधिक व्यवस्थित बनती है। तो साफ साफ उत्तर डी है कि नहीं है। मात्र 61% बच्चों ने दिया है ये, मात्र 61। 16% तो कह रहे हैं प्रचार के लिए। क्या प्रचार है भैया ये? थोड़ा सोचा तो करो, कैसे लगाओगे ऐसे उत्तर, गड़बड़ हो जाएगी आपके लिए। अब देखो ये सेम पैराग्राफ है, इस पे 5 प्रश्न आए हैं। अब अगला प्रश्न, सूचनाओं को किन आधारों पर वर्गीकृत किया जाता है? किन आधारों पर वर्गीकृत? उनकी मात्रा और आकार के आधार पर। मात्रा के आधार पर है क्या सूचना का वर्गीकरण? प्रकृति और विश्वसनीयता के आधार पर यह है नहीं क्या? खुद देखो, अत्यंत सभी सूचनाएं समान महत्व की नहीं होती, इसलिए उनकी प्रकृति और विश्वसनीयता के आधार पर अलग अलग स्तर तय किए जाते हैं। उनका वर्गीकरण इन दोनों चीजों के आधार पर होता है सूचना का, कि सूचना किस प्रकृति की है। तो भाई 85% बच्चों ने सही उत्तर दिया है। पर आप, ये गद्यांश आसान भी है, समझने वाला भी है, और आपकी सोच को थोड़ा विकसित भी करता है। और ये भी अगर गलत करोगे तो गड़बड़ हो जाएगी। ऐसे ही तो गद्यांश आते हैं वहां, ये आया हुआ ही है, 2026 का पेपर ही तो करा रहा हूं। सभी सूचनाएं कैसी नहीं होती? सभी सूचनाएं कैसी की नहीं होती बताओ? साफ साफ बोला है इसने, सभी सूचनाएं समान महत्व की नहीं होती। समान महत्व की नहीं होती। कितना आसान प्रश्न है, एकदम सीधा सीधा उत्तर लगा दो यार। अब यहां भी कोई बी बोलेगा, देखो साफ लिखा है सभी सूचनाएं समान महत्व की नहीं होती, तो इसमें क्या और उत्तर चाहिए आपको? चलो नेक्स्ट, वर्गीकरण से निर्णय प्रक्रिया कैसे बनती? देखिए पैराग्राफ वही है सेम, अब उस पर ही 5 प्रश्न बनाता है ना, वो है ये। वर्गीकरण से निर्णय प्रक्रिया कैसे बनती है? जब हम वर्गीकरण करते हैं कि भैया ये क्या इसकी प्रकृति है, क्या इसका नेचर है, किनको ये मारने वाली सूचना है, या ये लोगों को हानि नहीं पहुंचाएगी, या पशुओं को हानि पहुंचाएगी, या पानी को हानि पहुंचाएगी, या पेड़ों को हानि पहुंचाएगी, तो वो वाली सब चीज, तो उसको कहते हैं वर्गीकरण, है ना, कि भाई प्रकृति। और फिर उसकी विश्वसनीयता क्या, किस आदमी के थ्रू ये सूचना आई है, तो वो देखा जाता है। हमारी आईबी या इंटेलिजेंस जो होती है वो इस चीज पे ही तो अंदाजा लगाती है कि हाँ पुख्ता है सूचना। विश्वसनीयता, वो किससे आया है, मान लीजिए कोई हमारा एजेंट है पाकिस्तान में, उसने ये सूचना दी है, तो हम कहेंगे कि हाँ यार फिर तो पक्की है ना। तो विश्वसनीयता उसके आधार पर लगाई जाती है, पर अलग अलग स्तर तय किए जाते हैं, इससे निर्णय प्रक्रिया। अब वर्गीकरण से निर्णय प्रक्रिया कैसे बनती है? जटिल बनती है, धीमी बनती है, कठोर बनती है, व्यवस्थित बनती है। तो यहां धीमी, कठोर, जटिल की बात ही नहीं हो रही, यहां तो व्यवस्थित की बात हुई थी। निर्णय प्रक्रिया अधिक व्यवस्थित बनती है। साफ साफ उत्तर है, साफ साफ। गद्यांश भी कितना आसान है, देखो यह गद्यांश किस दृष्टिकोण को दर्शाता है? कौन से दृष्टिकोण को दर्शा रहा है यह गद्यांश? सूचना प्रबंधन दृष्टिकोण या दंडात्मक दृष्टिकोण? मैं बच्चों आपको एश्योर करता हूं कि अगर मैं हिंदी पढ़ाऊंगा आपको एक भी क्वेश्चन मुश्किल नहीं लगेगा। मैं कोई सबसेट उठा लूं, आज आपको लग रहा होगा कि इतना आसान है, पर यह इसलिए लग रहा है क्योंकि आप मेरे साथ पढ़ रहे हो और समझ पा रहे हो। अगर आप ऐसे ही समझ के पेपर में करो तो निश्चित तौर पे सब आसान लगेगा,
आप कहो सर अब तो बहुत टाइम से पढ़ रहे हैं, हम इसको बहुत समय दे के पढ़ रहे हैं, 1 घंटे में कर रहे हैं। नहीं भाई, मैं तो एक सवाल पे लेने में 1 ही मिनट ले रहा हूं, मैं तो बाकी समझा रहा हूं। ठीक है, तो यह गद्यांश किस दृष्टिकोण को दर्शाता है? सूचना प्रबंधन दृष्टिकोण। किस दृष्टिकोण? दंडात्मक दृष्टिकोण, दंड की कोई बात हुई है? प्रतिक्रियात्मक प्रतिक्रिया हुई है कोई? भैया ये जो ध्यान से पूरा ही सूचना प्रबंधन दृष्टिकोण पर है, साफ साफ है। ये तो सूचना प्रबंधन, सूचना किस तरह की है, कैसी है, वैसा टाइप का है, तो इसमें तो कुछ और की बात ही नहीं है। चलो, तो पांचों प्रश्न देखे, पांचों आसान बने। ये मुश्किल पैराग्राफ में से एक था जो पिछली बार ये जो आए, और उन पांचों में से भी आपने देख लिया 5 के 5 कितने आसान थे। अब यहां देखते हैं, थाने में शिकायत दर्ज कराने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? थाने में शिकायत दर्ज अगर हम करवाएं तो उस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? सूचना देना, रिपोर्टिंग, पंजीकरण या अभिलेखन। थाने में शिकायत दर्ज कराने की प्रक्रिया सूचना देना कहलाएगी, रिपोर्टिंग कहलाएगी, पंजीकरण कहलाएगी, अभिलेखन। ये बहुत मुश्किल हो सकता है कुछ बच्चों के लिए, क्योंकि ये थाने से संबंधित पुलिस शब्दावली आ गई। तो देखो, जब हम इसको ऐसे सोचते हैं बच्चों, कि जब हम थाने में शिकायत दर्ज कराने जाते हैं तो हम उसको रिपोर्टिंग कहते नहीं। रिपोर्टिंग आप ध्यान करो, अभी बताया था, रिपोर्टिंग पुलिस की भाषा में या किसी की में भी अपने बड़े अफसर, जब हम वर्दी पहन लेते हैं तो अपने से सीनियर अफसर को जो हम अपने काम के बारे में बताते हैं उसको रिपोर्टिंग कहते हैं। तो ये नहीं है। अब आप बताओ, रिपोर्टिंग नहीं है। रिपोर्टिंग क्या होती है फिर बता रहा हूं। अपना अफसर है, उसको हमें अपने काम के बारे में, आज मैंने जो है ये किया साहब, वो रिपोर्टिंग है। तो ये नहीं हो सकता। सूचना देना होगा क्या? वो थाने में शिकायत दर्ज कराना क्या सूचना देना है? थाने में रिपोर्ट या थाने में शिकायत रजिस्टर हुई या नहीं हुई, रजिस्टर बोलते हैं कि नहीं। थाने में शिकायत रजिस्टर करवाओ, सबसे पहले प्राथमिकी रजिस्टर करवाओ। एफआईआर भी है, एफआईआर रजिस्टर हो गई या नहीं, बोलते हैं कि नहीं। रजिस्टर की हिंदी क्या होती है बताओ, रजिस्टर की हिंदी बता दो कोई। थाने में शिकायत रजिस्टर करवाओ, रजिस्टर की हिंदी बताओ। सर पंजीकरण, पंजीकरण ये है। अब बताओ, एकदम अनएक्सपेक्टेड, मात्र 14% बच्चे बता रहे थे, वो भी तुक्के से। ये लो, कर दिया ना एकदम बेड़ा गर्क। पर आपने ऐसे सोचना था, शिकायत दर्ज, दर्ज मतलब रजिस्टर, रजिस्टर मतलब पंजीकरण। ये होता है सोचना। समझ में आई बात? चलो नेक्स्ट, पुलिस द्वारा तैयार किया गया सुरक्षा दस्तावेज क्या कहलाता है? सिक्योरिटी जो डॉक्यूमेंट है उसको क्या कहते हैं, अगर पुलिस ने वो तैयार किया है तो? जब पुलिस तैयार करती है तो इसका मतलब क्या होगा? इसका मतलब होगा पुलिस किसी अपराधी का या किसी केस के बारे में, किसी एक केस के बारे में उसका लेखा जोखा तैयार करके दे देती है। भाई इस केस में क्या हुआ, फिर हम वहां जांच पे गए, जांच पे पाया कि वहां ये आदमी झूठ बोल रहा था, फिर उसके भतीजे आए, फिर उन्होंने ये बताया, फिर उन्होंने ये बताया, वो पूरा जो होता है उसको सुरक्षा दस्तावेज कहते हैं, सिक्योरिटी रिकॉर्ड। वो जो होती है तो उसको इसमें जो बोलते हैं उसको कहते हैं कि आपने एक रिपोर्ट तैयार की, सुरक्षा रिपोर्ट। ये सुरक्षा रिपोर्ट में आएगा। सुरक्षा पत्र क्या होता है मैं आपको समझाता हूं। सुरक्षा पत्र बच्चों ये होता है कि एक ऐसा डॉक्यूमेंट जिस पे उभरे हुए कुछ अक्षर लगा दे, जैसे नोट है, नोट में सुरक्षा डॉक्यूमेंट है ताकि वो किसी से कॉपी ना हो सके, ऐसा कोई डॉक्यूमेंट बना देना। उस पर कुछ उभरी हुई चीज है ना, ठीक है, नहीं हो गलत। तो सुरक्षा फाइल, सुरक्षा फाइल क्या होता है कि जो इस पूरे रिकॉर्ड को, यानी पूरे एक फाइल इस तरह की आई, ये एक केस है भाई, ये अपराधी है, फिर इसमें ये आया, फिर इसमें इसके एक और आ गए, फिर ये पूरा केस है, और इन सारे सबको बना करके एक फाइल तैयार कर दी जाती है। ये और बड़ी है इससे, ठीक है। सुरक्षा रिपोर्ट किसी एक व्यक्ति के बारे में हो गई। सुरक्षा अभिलेख क्या है? ये डॉक्यूमेंट है सिक्योरिटी का।
और ये होता है जैसे पुलिस प्रशासनी में रोज के जो पुलिस के अंदर काम चल रहा है उसमें रोज नामचा एक होता है पुलिस के अंदर। अगर आप पुलिस होंगे तो उनसे पूछना रोज नामचा क्या होता है, कि तुम गए किसी अपराधी को पकड़ने, कौन सी गाड़ी लेकर के गए, किस टाइम निकले, कितने लोग तुम्हारे साथ गए, फिर तुम कितने बार अपराधी मिला या नहीं मिला, तुम वापस कब आए, तुम्हारे फिर यहां से रवानगी, तुम्हारी आमदगी, वो सब जो है सुरक्षा अभिलेख में दर्ज होता है। ये रखा रहता है थानों में। समझ में आई कि ये क्या मतलब है, ये क्या मतलब है, सुरक्षा पत्र क्या है? तो ये होती है सुरक्षा रिपोर्ट, जो पुलिस द्वारा तैयार किया गया कोई सुरक्षा दस्तावेज। एक सुरक्षा दस्तावेज को सुरक्षा रिपोर्ट, बहुत सारे दस्तावेज होंगे तो सुरक्षा फाइल के अंदर रख जाएंगे। समझ में आई बात? तो इस तरह से हम कहेंगे। तो यहां पर सुरक्षा रिपोर्ट इस क्वेश्चन का सही उत्तर होगा, जो एसएससी ने भी दिया था। एसएससी का चेक कर लेना, उसने ये दिया था, बाकी नेट पे इसके आपको अलग अलग उत्तर मिलेंगे। ठीक है, चलो नेक्स्ट। पुलिस द्वारा बनाए गए कार्य नियमों का संग्रह क्या कहलाता है? लास्ट क्वेश्चन है आज का, कि पुलिस द्वारा बनाए गए कार्य और नियमों का संग्रह। देखिए, जब पुलिस कोई भर्ती भी निकालती है तो आपको याद होगा, अगर आप यूपी से हैं तो आपको एकदम से समझ में आ जाएगा कि जब पुलिस कोई भर्ती निकालती है तो हम कहते हैं पुलिस की यह नियमावली है। नियमावली बोलते हैं उसको, नियमावली। कोई भी कार्य नियम को करने का तरीका है उसको नियमावली बोला जाता है बच्चों। अब मुझे बताओ कि देखिए, कार्य संचालन पुस्तिका ये तो हो नहीं सकती है, तो काम चलाने की पुस्तिका होगी। नियम संग्रह, नियमों को इकट्ठा करना हो गया। नियम संहिता, ये कोई नाम नहीं है, ठीक है, तो ये नाम है इसका नियमावली। ठीक है, क्लियर हो गया? तो आप 18,000 बच्चे लाइव हो इस समय, और मैं आपसे कहना चाहूंगा कि देखो, हिंदी कि आज हमने 55 मिनट लिए, जरूर 50-55 मिनट आपकी, लेकिन आगे हम इसको और 50-55 मिनट लेंगे तो और वैल्यूएबल इसको क्लास को बनाएंगे। लेकिन मैंने आज आपको दिखाया कि देखो, नया हिंदी का सेट था पूरा, ना कहीं मुहावरे मिले, ना अनेक शब्दों के लिए एक शब्द मिले, ना कोई संज्ञा मिली, ना कोई सर्वनाम मिला, इस तरह का कुछ भी नहीं था। पूरे 20 के 20 क्वेश्चन कैसे छाप दिए, एकदम अलग। तो इसलिए हिंदी को थोड़ा सा सीरियसली लेना पड़ेगा। भैया मुझे 20 में से 20 करने, तो कॉमन सेंस लगाओगे तो 15-16 यूं ही हो जाएंगे, लेकिन 4-5 क्वेश्चन लाने के लिए मेहनत करनी पड़ेगी थोड़ी सी। उस मेहनत को कराने और उस कॉन्फिडेंस को दिलाने की ये क्लास चला रहा हूं मैं। तो आप सब लोगों को, साथियों को एक स्वर में रहना है कि हाँ, हम साथ हैं, हम लगातार इस क्लास को करेंगे। 40 दिन अगर आप ले गए तो फिर मुझे नहीं लगता कि आपको हिंदी पढ़ने की आवश्यकता पड़ेगी, सीधे एग्जाम में बैठ जाना भले ही। फिर बाकी 3 सब्जेक्ट पे फोकस कर लेना, हिंदी पे फोकस करने की आवश्यकता कभी नहीं पड़ेगी, इतना विश्वास दिलाता हूं। ठीक है, और यही मेरा उद्देश्य है। रोज 200 प्रश्न करो, ये 200 नहीं, मुझे देखिए 200 करके भी अगर डाउट में रहे मेरा होगा एग्जाम में नहीं, क्या फायदा है? मैं कहूंगा 20 करो भले ही, लेकिन उनको समझ के करो। तो फिर आपको सोचना आता है, सवाल सोचने के हैं, मैं वो सिखाने आया हूं कि आपको अपना सोचना कैसे है सवाल को, तब आप कर जाओगे। ठीक है, चलिए, तो रोज हम और कोशिश करेंगे इस क्लास को और वैल्यूएबल बनाने की, नई नई चीजें लाने की, क्योंकि नई नई चीजें करानी पड़ेंगी अब। ठीक है बच्चों, चलिए, थैंक यू वेरी मच, नमस्ते।